हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 20। रेसिडरी क्लॉज है, बेरेक में भी आप लिख सकते हैं। जो 16 से 20, इनफैक्ट 15 से 19 फॉल नहीं होता, वो सेक्शन 20 में आएगा। यानी कि अगर मान लो 15 से लेके 19 की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो वो फॉल हो जाएगा सेक्शन 20 में। इसीलिए इसे रेसिडरी क्लॉज बोला गया है, क्योंकि कई सूट ऐसे भी होंगे जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ नहीं है, मूवेबल नहीं है, रॉन्ग नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा, तो उस केस में सेक्शन 20 में फॉल हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस ऑफ फोरसेड, बेरेक में है ये, कि जो भी ऊपर लिमिटेशंस बताई गई हैं उनको ध्यान में रखकर एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। यानी कि सूट जो है इंस्टीट्यूट होगा उस लोकल लिमिट में जहां, अब ध्यान देना, ए बी सी हैं। ए में है डिफेंडेंट, मान लो एक डिफेंडेंट है ए, ठीक है, और ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा है, यानी मान लो ए बी सी हैं। अब सूट के टाइम, कमेंसमेंट के टाइम, अगर वो तीनों एक ही जगह पे रह रहे थे या वो सिंगल है, जैसे हमने बताया डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि ए है और या फिर ए बी सी तीनों ही दिल्ली रह रहे हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ जगह का, दिल्ली रहते हैं एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स, ठीक है, ए भी दिल्ली रह रहा है पहली कंडीशन में और ईच ऑफ द डिफेंडेंट यानी कि ए बी सी भी तीनों दिल्ली में रहते हैं, या कैरीज ऑन बिजनेस, वही ए भी वहीं कैरी कर रहा है, ए बी सी भी वहीं कर रहे हैं, सपोज मुंबई में, ठीक है, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, यानी कि बेंगलोर में सपोज ऐसा है, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, मैंने आपको बताया था पहले, प्लेस वेयर अ पर्सन इज गेनफुली एम्प्लॉयड, यानी कि पर्सन जो गेनफुली एम्प्लॉयड कर रहा है, पर्सन इन सर्विस, ठीक है, उसे कहते हैं पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, काम करना प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए। तो तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, तीनों वाली जगह यानी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जो हमने लिया, वहाँ पे इसकी सूट की इंस्टीट्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 सूट हो जाएंगे। सूट कैन बी फाइल्ड अगर सिंगल डिफेंडेंट है, रहता है, कैरी, बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। अभी ये कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सी पार्ट में है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ले लिया है, क्योंकि ए बी सी तीनों और लिखा हुआ है, तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो फोर्थ को भी हमने यहाँ ले लिया है। मल्टीपल डिफेंडेंट हैं तो एक ही जगह पे सारे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है, और फोर्थ वही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। ये आगे सी आएगा तब आपको और समझ में आएगा। अभी आप 3 देखिएगा, ठीक है। ए आपको आई होप समझ में आया होगा। बी देखिए, अब ए बी सी हैं लेकिन उनमें से एक डिफेंडेंट है वो रहता है दिल्ली में, यानी कि सपोज कीजिए ए बी सी हैं डिफेंडेंट और ए रहता है दिल्ली में। अब वो करता है इंस्टीट्यूशन सूट, तो वो 2 कंडीशन में करेगा। मान लो वो रहता है दिल्ली में ए और काम करता है मुंबई में, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है बेंगलोर में। अब क्या होगा, जो वहाँ पे नहीं रहते, यानी कि 2 और, ना तो दिल्ली, ना काम करते मुंबई में, ना पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है बेंगलोर में, तो 2 कंडीशन हैं, या तो आप कोर्ट की लीव लें और सूट इंस्टीट्यूट कर दें। दूसरी कंडीशन है जो वहाँ नहीं रहते, यानी कि बी सी नहीं रहते या कैरी ऑन बिजनेस, ये बार बार रिपीट हो रही हैं, मुझे करनी पड़ेंगी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यानी कि बी और सी ना वहाँ रह रहे हैं, ना बिजनेस है, ना पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है, तो वो परमिशन दे दें कि हाँ भाई तू कर ले, दिल्ली वाला बंदा जो ए है, तो वहां पे आएगा बी की कंडीशन, तो वो दिल्ली कर सकते हैं। ए में क्या था, सिंगल था या एक ही जगह पे तीनों रहते थे। बी में क्या हो गया कि एक ही रहता है दिल्ली में, बाकी और कहीं अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। ए रहता है एक जगह पे और बी सी भी अलग अलग रहते हैं और कर रहा है ए। बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, तीनों कंडीशन है। तो बाकी जो 2 बच गए वो या तो परमिशन दे दें या आपने कोर्ट की परमिशन ले ली। इधर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन, इस पे 1 मार्क कर लेना और लिखकर सेकंड पे करना एक्विसाइज इन सच इंस्टीट्यूशन, बेयर एक्ट में है ये।
तो दूसरी कंडीशन होगी परमिशन उन्होंने दे दी है जो वहां नहीं रहते, और द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एज अफोरसेड एक्विसाइज इन सच इंस्टीट्यूशन। तो दो कंडीशन हो गई, ठीक है। और सी कॉज ऑफ एक्शन जहां पे भी अराइज होता है या तो पूरा या कुछ पार्ट्स में, ये है सी। इनमें से कोई भी सिचुएशन होती है तो आप वहीं पे सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। यानी कि पहला हो गया डिफेंडेंट या एक साथ रह रहे हैं एक ही शहर में, दूसरे में परमिशन और लीव ऑफ कोर्ट हो गई, तीसरे में कॉज ऑफ एक्शन जहां भी अराइज होगा वहीं पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही यहां पे आ गई हैं। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है बेरक में देखिएगा, ए कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एज इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, ठीक है, और इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज ऑल्सो सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूं, फिर आपको डायरेक्ट में बताऊंगी। मान लो सोल ऑफिस है, ठीक है, कोई जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्लेनेशन को हमेशा, पहले मैं बताती हूं आपको, हमेशा जो ए बी सी यानी कि जो ऊपर के प्रोविजन दिए हुए हैं उन सब के साथ पढ़ते हैं। यानी कि कॉरपोरेशन को माना जाएगा, जैसे हम करके आए कि डिफेंडेंट जो है कैरीज ऑन बिजनेस करता है। अब डिफेंडेंट एक कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है, वहां पे क्या माना जाएगा, यानी कि उसका जो बिजनेस कैरी है, हमने सेकंड कंडीशन लेते हैं रहने की, कैरी बिजनेस कैरी करने की, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो सेकंड वाली सिचुएशन है बिजनेस कैरी की, तो वो क्या माना जाएगा वो बताता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ही सेक्शन 20 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोल ऑफिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जुरिस्डिक्शन की, सोल ऑफिस वही है, प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन हो गई, हेड ऑफिस एक जगह है और उसकी ब्रांचेज अलग अलग हैं और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ का मतलब ना हेड ऑफिस है ना ब्रांचेस हैं। तो क्या होगा, अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, सपोज कीजिए दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, जयपुर में हो गया कॉज ऑफ एक्शन अराइज। तो ना तो वो हेड ऑफिस है अदर देन अ प्लेस ऑफ हेड ऑफिस और प्लेस वेयर ऑल ब्रांचेस लोकेटेड। अब सूट कहाँ फाइल होगा, अब भी कहाँ होगा, हेड ऑफिस में। आप यहाँ नहीं कर सकते, फिर आप केवल हेड ऑफिस में करेंगे। तीसरी कंडीशन है, हेड ऑफिस यहाँ है, 3 ब्रांचेस हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, और हो गया मुंबई में क्या, कॉज ऑफ एक्शन लिखा है ना, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच। तो ध्यान रखिएगा, केवल माना जाएगा यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन। Suit can be filed here and not to head office or here in these 2 branches, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। एक्सप्लेनेशन को सी के साथ पढ़ना, यानी कि कॉरपोरेशन का जो कैरी बिजनेस है वो कहाँ माना जाएगा, सोल और हेड ऑफिस में, सिंपल सोल और प्रिंसिपल ऑफिस जहां पर है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ, फिर ये दूसरी चीज कहता है कि मान लो कॉज ऑफ एक्शन ऐसी जगह पे अराइज हुआ जहां इसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है, तो एट सच प्लेस जो लास्ट में लिखा है पूरे सेक्शन की 3 वर्ड्स, एट सच प्लेस का मतलब ये है केवल हेड जहां पे सबऑर्डिनेट ऑफिस है वहीं पे, एंड नॉट टू हेड ऑफिस एंड अदर 2 ब्रांचेस। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है। बार बार इसे हम पढ़ते हैं तब ये क्लैरिटी आती है, नहीं तो एक बार हम पढ़ के सोचेंगे कि हाँ सबऑर्डिनेट है तो वहीं हो जाएगा, और ब्रांचेस हैं और कहीं भी हो सकता है, तो ब्रांच ऐसा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, सोल ऑफिस है वहाँ पे कुछ नहीं, कहीं पे भी होता है यहाँ पे आ जाएगा। हेड ऑफिस है, 3 ब्रांचेस है, कहीं पे और हो गया हेड ऑफिस में आ जाएगा। हेड ऑफिस है यहाँ ब्रांचेस में ही हो गया, मुंबई में जैसे तो हमने बनाया था सेकंड, मुंबई में ही हो गया, तो केवल यहाँ की होगी जुरिस्डिक्शन, यहाँ की नहीं होगी। तो ये कहती है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को सी के साथ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ, अगर मेंस राइटिंग में आ जाता है सेक्शन 20,
तो सेक्शन 20 इज जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, ठीक है। जुरिस्डिक्शन एंड सेक्शन 20 हैज टू बी सब्जेक्टेड टू अदर प्रोविजन पर्टेनिंग टू द अदर जुरिस्डिक्शन। इसीलिए सेक्शन 20 कब अप्लाई होगा, जहां पे 16, 19 अप्लाई नहीं होते, मैंने आपको पहले बताया। and also subject to rule of pecuniary jurisdiction etc. Under section 20 therefore it is also said that residuary matters will fall, that is all those matters who do not fall under 16 और 19 में will fail. Section 20 follows the principle equity acts in personam, यानी कि he who seeks equity will have to follow the person from whom equity is sought. यानी कि सूट वहीं फाइल होगा जहां रेसिडेंस है, वर्क है, बिजनेस है डिफेंडेंट का, और कहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, और लिखा है ए बी सी में, ये है कॉज ऑफ एक्शन। अब थोड़ा सा डिफाइन किया है प्लेस ऑफ रेसिडेंस किसे कहेंगे, ये वैसे आपको नॉलेज के लिए जरूरी है, मीन्स में सच मैंने नहीं देखा इसका क्वेश्चन। डिफेंडेंट शुड एक्चुअली एंड दैट डिफेंडेंट इन फैक्ट रिसाइड्स एट सच प्लेस, ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट असल में रहता हो, सुपरफिशियल कनेक्शन ना हो उस प्लेस से, यानी कि वो विजिटर वहां पे नहीं होना चाहिए, उसका परमानेंट एड्रेस हो। फर्स्ट पॉइंट कहता है ये। सेकंड है एनिमस टू रिसाइड, एनिमस होता है इंटेंशन, उसकी इंटेंशन हो टू रिसाइड एंड कंटिन्यू वहां रहने की, मतलब रेसिडेंस को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। एक्चुअली का मतलब बताया है रियली रिसाइडिंग, इट डज नॉट मीन कंस्ट्रक्टिवली रिसाइडिंग। एक्चुअल में होना चाहिए, इंटेंशन एनिमस टू रिसाइड होना चाहिए। और वॉलंटरली जो वर्ड यूज हुआ है उसको बताया है कि अपनी मर्जी से, विद हिज ऑन विशेज एंड नॉट बाय कंपल्शन, ठीक है। वॉलंटरली रिसाइड यूज होता है, हमने पढ़ा एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड। तो वॉलंटरली यानी कि अपनी मर्जी से रह रहा है, कंपल्शन में नहीं। कंपल्शन कैसे, आप जेल में रहते हो, मान लो हॉस्पिटल में हो काफ़ी, तो वो कंपल्शन में आ गया, आपकी खुद की विश थोड़ी ना आप जेल में रहोगे या हॉस्पिटल में रहोगे, तो वो नहीं आएंगे। थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू MCQ के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो ठीक है, अगर वो रहता तो वो एक्चुअली रिजाइडिंग इन जेल बट नॉट वॉलंटरली, सो रेसिडेंस मस्ट बी एक्चुअल एज वेल एज वॉलंटरली, क्योंकि एक्चुअली एंड वॉलंटरली दोनों वर्ड यूज हुए हैं, तो एक्चुअली भी होना चाहिए और वॉलंटरली भी। तो सेक्शन 20 में और कुछ ऐसा नहीं है समझाने के लिए, मैंने आप बहुत अच्छी तरह कोशिश की है समझाने की चार्ट्स की हेल्प से। बाकी अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम पे मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ सेक्शन 20 जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 21 लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।